हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीबीएसई केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं पेपर सॉल्व करने वाली हूँ वो पेपर है सेट नंबर 3। आई होप आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आप अपने आंसर्स को आज के इस वीडियो के लेक्चर से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ पेपर आपका जनरल इंस्ट्रक्शन का पेपर है, जो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं वही है। मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका सेक्शन ए है, दैट इज एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यू सेक्शन में आपके पास 18 एमसीक्यू थे। फर्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस, दिस गैस इज नोन एज। तो हमें ये इस क्वेश्चन में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में कौन सी पॉइजनस गैस बनाता है। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि क्लोरोफॉर्म सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनाता है, दैट इज COCl2। और इसी के फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड इट मीन्स वो लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइड्स होती हैं। दो डोनर साइड वाले लिगेंड का हमें देखना है। देखिए CONH3H2O, इन तीनों में से किसी के पास डोनर साइड दो नहीं है। हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी, क्योंकि इसके पास दो डोनर साइड हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। इट मीन्स वो नाइट्रोजन के थ्रू भी मेटल से लिगेंड अपना बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी मेटल के साथ वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी इट मीन्स आपको जो भी कंपाउंड दिए गए हैं उसका बेसिक बिहेवियर क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, वो लीस्ट बेसिक होना चाहिए। तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है एनिलीन, और हमारे पास यहाँ है बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे है हमारे पास टॉलुइडिन और नाइट्रो एनिलीन। तो आपको पता है अगर बेंजीन रिंग के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो बेसिक बिहेवियर को बढ़ाएगा, वो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो CH3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला ग्रुप है, बट NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसकी बेसिसिटी को कम करेगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोएलिनिन विल बी द लीस्ट बेसिक और विद हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ log R0 over R वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये कर्व हम हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ते हैं तो उसकी इक्वेशन हमारे पास आती है। तो log R0 ओवर R के बीच में जब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व देती है, और इसमें ये जो स्लोप है हमारे पास आता है, इसकी वैल्यू होती है K/2.303। तो इन सारे ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज K/2.303 विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI इट फॉर्म्स। व्हेनेवर डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI इट फॉर्म्स N-हेक्सेन, और इट इज द प्रूफ ऑफ दैट ऑल द 6 कार्बन्स आर अटैच्ड इन अ सिंगल लाइन। जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हम यही पढ़ते हैं कि HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें N-हेक्सेन मिलता है, और वो प्रूफ है इस बात का कि ग्लूकोज के 6 कार्बन किस पे अटैच हैं, एक सिंगल लाइन में और अनब्रांच फॉर्म में अटैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अकर्स इन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं SN2, SN1, नीदर SN2 और SN1 और SN1 एज वेल एज SN2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अकर होता है SN2 रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द एल्किल हैलाइड। अगर ये मेरा RX है, या मैं बोलूं कि ये मेरा CH3 ग्रुप है और ये मेरा हेलोजन लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन का मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, SN2 रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
solubility of gas in liquid decreases with increase in। गैस की solubility के फैक्टर्स हैं, पहला ऑप्शन है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने हेनरी लॉ पढ़ा है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारे पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती जाएगी, बट टेम्परेचर के साथ हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो जाता है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यही रीज़न हमने पढ़ा है कि वार्मर प्लेस पे और कोल्डर प्लेस पे एनिमल्स के सर्वाइवल के बारे में, कि वार्मर प्लेस पे एनिमल या एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कोल्डर रीजन में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर टेम्परेचर पर गैसेस की या ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जहां पे पहला रिलेशन है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है 1 कप्पा L इंटू ए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड ऑप्शन G इक्वल टू के ए अपॉन एल, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे आपको पता है कि G क्या है, हमारे R का इन्वर्ट है, तो वहां पे ये रिलेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। G के लिए हमारे पास देख लिया हमने, G इक्वल टू कप्पा इंटू ए डिवाइड बाय एल, तो ये ऑप्शन आपका टोटली इनकरेक्ट है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के कप्पा अपॉन सी, इट इज ऑल्सो द करेक्ट वन। तो आपका आंसर हो गया सी। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन सही हैं और आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट, तो आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है सी, तो आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी को। देन क्वेश्चन नंबर 9, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज डिस्टिंग्विश एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक दैट इज COCH3, और बेंजोफिनॉन हमारा आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंस करना है तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, 2,4-डाइफिनाइल हाइड्रोजन 2 DNP टेस्ट दोनों ही देंगे, एक्वस बाइसल्फाइड टेस्ट दोनों ही देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ दोनों ही नहीं देंगे। हमारे पास ऑप्शन बचता है I2 एंड NaOH। क्यों ऐसा बचता है? क्योंकि हमारे एसिटोफिनॉन में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, बट बेंजोफिनॉन में वो नहीं है, इसीलिए मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है, इसलिए बेंजोफिनॉन ये टेस्ट नहीं देगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल? दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द विलियमसन सिंथेसिस, जहां पे हम एल्किल हैलाइड और सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। और हमने पढ़ा है कि इस कंडीशन में जब हम विलियमसन सिंथेसिस करते हैं और लिमिटेशंस देखते हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए और टर्शरी का एल्कोक्साइड आप ले सकते हैं, तब आपके पास ईथर बन सकता है। अगर आपने टर्शरी एल्किल हैलाइड ले लिया है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, एल्कीन के बनने की होती है, ना कि ईथर की बनने की। तो आपका ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सी जहां पे बी इंक्लूड है वो आपका कट हो जाता है, ऑप्शन सी आपका कट हो जाएगा, नीदर ए और बी, क्योंकि ए तो फिजिबल है, बी फिजिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन in presence of dilute NaOH? self condensation in presence of dilute NaOH means aldol condensation। तो aldol condensation की बात करेंगे तो aldol condensation वही alkyl halide देंगे, वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप देखिए बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो ये सेल्फ कंडेंसेशन में जाएगा या एल्डोल रिएक्शन में आगे मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 3A giving 2B rate of reaction minus dA by dt is equal to। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो इट विल बी कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएगी, तो -1/3 dA by dt इक्वल्स टू +1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B
बाय डी टी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 3 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस डी ए, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू प्लस 3/2 डी बाय डी टी. It means rate of formation of 3/2 of rate of formation of B. That will be the option A. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन, जहाँ पे विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए Mn है, Mn +2 से +7 तक दिखाता है। जिंक है, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऑप्शन सी स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और ऑप्शन डी कॉपर हमारा एग्जिस्ट करता है कॉपर प्लस और कॉपर 2+ दोनों की फॉर्म में, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयरन 3rd हेक्सासाइनिडोफेरेट 2nd। इट मीन्स आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बाहर की तरफ जो आयरन है, कैटायन फॉर्म में जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और अंदर जो आयरन है आपके पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। और ये ऑप्शन आपके पास, ये चारों ऑप्शन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है, जिसमें आप देख सकते हैं FeCN6 4-, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे हम, तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा, और -4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास Fe4 लगा हुआ है, जिसमें बैलेंस हमारा होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है। क्वेश्चन नंबर 15, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ डेल्टा H इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। The reason is, for an ideal solution, the interaction between solute and solvent molecule is stronger than the interaction between solute और solvent molecule। तो क्वेश्चन 15 में डियर स्टूडेंट जो हमारा असर्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग हमेशा 0 होती है। बट हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स इट विल बी अ पॉजिटिव डेविएशन केस। तो हमारा रीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा, जहाँ पे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। आपको पता है अगर हम मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में डिक्रीज होती है। ये आपने देख रखा है डाइल्यूशन इफेक्ट, तो उसका रीजन इसने क्या दिया हुआ है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। When concentration approaches 0, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity. Yes, whenever concentration reaches to 0, it is termed as limiting molar conductivity. तो यहाँ पे हम वापस से ग्राफ बनाते हैं। ये लैम्डा सी है, ये √c है, और ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही कंसंट्रेशन हमारी 0 पे आई तो हमारी लैम्डा m का नाम हो गया लैम्डा नॉट m और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट असर्शन और रीजन के बीच में कोई रिलेटिविटी नहीं है। असर्शन ए अलग स्टेटमेंट है, रीजन बी एक आर अलग स्टेटमेंट है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा ए एंड आर बोथ ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो आपका ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिशन मेटल शो देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल। तो पहला आपका जो असर्शन है वो सही है। आप देखेंगे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो ऑक्सीजन के साथ ही बनता है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू, रीजन उसका क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, p'-d' बॉन्ड बना सकता है। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो द ऑप्शन विल बी ए, दैट
assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A. मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पे। असर्शन ए, क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। पता ही है हमें कि क्लोरोबेंजीन हमारी रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं देती है, असर्शन बिल्कुल सही है। CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला जो असर्शन है वो सही है, क्यों? हमने एग्जाम्पल देखा है कि जब हम NaOH के साथ या OH ग्रुप के साथ उसका सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो वो हमेशा हायर टेम्परेचर पर ही होता है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन विल बी अकॉर्डिंगली, सो दिस इज विल बी द ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जो हमारा 2 मार्क क्वेश्चन का सेक्शन है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, व्हाई 2 स्ट्रैंड्स इन DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। न्यूक्लिक एसिड्स डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमें पता है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जनरल हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस और जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वाई 2 स्ट्रैंड्स इन DNA आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि हमें पता है DNA में जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो एक दूसरे के साथ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, जो 2 स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि जो बेस हमारे लगेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पर्टिकुलर बेस के साथ में ही क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, उसके साथ एसोसिएशन करेगा। इसीलिए DNA के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और उसी के साथ वो एसोसिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन द नॉट मोर देन 2 स्टेप। पहला है हमारा एसिटिक एसिड टू एसीटोन। डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड से हमें एसीटोन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एसिटिक एसिड को के 2 मोल्स हम लेते हैं और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेस के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है कि क्या बन जाएगा? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा। और अगर हम उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है एसीटोन। तो ये 2 स्टेप में हमारे पास कन्वर्जन आ गया। दूसरा कन्वर्जन है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड का कन्वर्जन अगर हमें कराना है तो हमें यूज करना पड़ेगा KMnO4 इन बेसिक मीडियम। अगर हम बेसिक मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन पहले बेंजोइक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगी, CH2CH3 will convert into potassium salt of benzoic acid and that will convert into benzoic acid. Whole ethyl group is converted into acid group. क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही था। सभी क्वेश्चन आपको दिए हुए मॉड्यूल टेस्ट और मॉक टेस्ट में से दिए हुए क्वेश्चंस में से ही हैं। आपने अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो आपको इसका फायदा जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमर टीमान रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन पढ़ी है जब फिनॉल का कन्वर्जन हो रहा है सैलिसैल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल इज कन्वर्टेड into CHCl3 into phenol is converted into salicylic by the application of chloroform and KOH. This is salicylic रीमर-टीमान रिएक्शन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड करना है तो पहले हमें बनाना है सैलिसिलिक एसिड और उसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसिटिल ग्रुप ऑफ
यहाँ पे हमारा आ गया सैलिसिलिक एसिड का एसिटिल ग्रुप दैट इज एस्पिरिन। तो जब हम एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड कराते हैं तो हमें मिलती है एस्पिरिन। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी इज फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मीन्स ए से बी कन्वर्ट हो रहा है और ये रेट फॉलो हो रही है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। इट मीन्स रेट इक्वल्स है ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। अगर आप इस कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, इट मीन्स अब जो कंसंट्रेशन थी वो ए की बजाय क्या हो जाएगी, अब कंसंट्रेशन हो जाएगी 3a का स्क्वायर। तो इट मीन्स नाउ द रेट विल बी 9 टाइम्स ग्रेटर देन द इनिशियल वन। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जांपल। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो हायर ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं बट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। द कॉमन एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। The vapor pressure of pure liquid X and pure liquid Y at 25 डिग्री सेल्सियस are 120 mm Hg और 160 mm Hg। आपको दो लिक्विड्स प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स गिवन है और आपको इक्वल मोल्स मिक्स करने हैं। अब आपको सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, P1 प्लस P2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x1 P1 नॉट एंड x2 P2 नॉट। अब ये x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन A और लिक्विड A, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B और लिक्विड Y, और P1 नॉट P2 नॉट है हमारे 120 और 160। ये हमारा P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X और ये हमारा P2 नॉट है। यहाँ हमने इन दोनों की वैल्यू रख दी। अब बात आती है x1 x2 की। हमें यहाँ पे एक हिंट मिला हुआ है इक्वल मोल्स, तो n1 इक्वल्स टू n2। सपोज वी आर टेकिंग द 1 मोल ऑफ ईच, तो अगर आप x1 निकालेंगे तो इट विल बी 1/1 + 1 n1 ओवर n1 प्लस n2 दैट इज 1/2। सिमिलरली आपका x2 भी इसी तरीके का आ जाएगा दैट इज 1/2। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/2 इंटू 120 प्लस 1/2 इंटू 160। सॉल्व करिए, आपके पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा दैट विल बी 140 mm Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको गिव रीजन देना है व्हाई मरकरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पोटेंशियल उसका कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। आपको पता है डियर स्टूडेंट मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल है बट इसमें कोई भी आपके पास लिक्विड आयन नहीं है, एक ड्राई सेल है। इट मीन्स इसकी जो ओवरऑल रिएक्शंस हो रही हैं उसमें कोई भी आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन विद टाइम चेंज हो रही हो, इसलिए इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। सेकंड, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डीसी इज नॉट यूज। हमें पता है हमारे पास दो प्रॉब्लम आती हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को मेजर करते हैं, उसमें से एक है कि डीसी को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो इट डिकम्पोजेस और इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई वी कांट यूज द डीसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसके और में आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जांपल। तो फ्यूल सेल्स आपका वो सेल्स होते हैं, वो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। दोज आर गैल्वेनिक सेल्स एंड दोज यूज और दोज कन्वर्ट द कंबस्टन एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्ट फ्यूल की कंबस्टन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमने H2O2 फ्यूल सेल्स को पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में मेंशन भी है, कई बार हमने पढ़ा है। व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स क्या होते हैं कि जो हमारा फ्यूल सेल है उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक, इसने लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के ऊपर फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है, तो प्राइमरी सेल एक टाइम के यूज के बाद डेड हो जाते हैं, सेकेंडरी सेल को आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। बट फ्यूल सेल्स का एडवांटेज ये है कि जब तक आप रिएक्टेंट की सप्लाई करते रहेंगे वो सेल आपका काम करता रहेगा। इट मीन्स द एडवांटेज नंबर 1, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है देन द कन्वेंशनल थर्मल प्लांट। 70% एफिशिएंसी इसकी होती है। दूसरा आपका इसका एडवांटेज है कि इसमें कोई भी टॉक्सिक पदार्थ या टॉक्सिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं निकल रहे हैं, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है।
राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, उनका आपको IUPAC नेम लिखना है। पहला कॉम्प्लेक्स आपके पास कोबाल्ट का है, तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका एक कैटाइनिक आयन है और यहाँ पे आपके पास अमोनिया लिगेंड है और नाइट्रिटो लिगेंड है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमारे पास हो जाएगा पेंटा अमीन। 5 अमोनिया है, पेंटा अमीन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये -1 यहाँ बैलेंस हुआ, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा पेंटा अमीन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3rd आयन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कॉम्प्लेक्स में चलेंगे तो 4 क्लोराइड लिगेंड यहाँ पे लगे हुए हैं और साथ में पोटेशियम है। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे पोटेशियम और उसके बाद लिखेंगे टेट्राक्लोरिडो निकल। अब निकल की वैलेंसी हम देखेंगे, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो हमें इसका नाम लिखना है पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकंड। यहाँ पे हमारा क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम क्या हो जाएगा, निकलेट। वो एंड होगा 8 सफिक्स में और साथ में उसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो हमारी होगी 2। तो पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2, that is will be the name. What is a chelate complex? Give one example. आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, chelate complex का आंसर हमें क्या लिखेंगे, जब भी हम कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी मेटल के साथ बाइंड होता है तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं chelate complex। और उसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास EDTA है, एथिलीन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, व्हेन अ पॉलीडेंटेट लिगेंड इज बाइंड टू a metal, it is forming a ring like structure or that complex is known as chelate complex. What are heteroleptic complexes? Give one example. Heteroleptic complexes are those complexes which have only one type of ligand. एक ही टाइप का लिगेंड होता है। आप K4 FeCN6 क्या ले सकते हैं, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, देखिए NiCl4, इसमें चारों लिगेंड क्या है, एक जैसे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा, सॉरी इसमें ये कैसा हो गया, होमोलिप्टिक, और इसमें आपके दोनों क्या है, डिफरेंट लिगेंड है। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, हेट्रोलिप्टिक। तो हेट्रोलिप्टिक वो कॉम्प्लेक्स जिनमें 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं, होमोलिप्टिक जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड कॉम्प्लेक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हेट्रोलिप्टिक का एग्जांपल, आप ये एग्जांपल भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। देन सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन है आपके ए पार्ट में है। विच आइसोमर ऑफ C5H10 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl। डियर स्टूडेंट देखिए, C5H10 अगर आपको दिया है, इट गिव्स द आइडिया CnH2n। तो या तो ये एक एल्कीन होगा और या एक ये साइक्लोएल्केन होगा। ये एक साइक्लोएल्केन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है, मोनोक्लोरो कंपाउंड बन रहा है और कंपाउंड हमारा ब्राइट सनलाइट से रिएक्शन कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड है वो हमारा होगा साइक्लोपेंटेन, जो ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करके हमारे पास देगा C5H9Cl। इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमें देना है ऑर्डर 2 ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आप देखिए बेटा कि SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इन तीनों में से आप देखेंगे जो ब्रोमोपेंटेन है वो हमारा 1 डिग्री है, क्योंकि उसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। देन हमारा 2 ब्रोमोपेंटेन 2 डिग्री है और हमारा ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन देन 2 ब्रोमोपेंटेन एंड इट विल बी देन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 ब्रोमो देन 2 ब्रोमो और अल्टीमेटली 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न यही होता है कि उसका क्रिस्टल लैटिस बहुत सिमेट्रिकल होता है। बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस होने के कंपैरिजन में इसका मेटा और ऑर्थो के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये आपको डायरेक्ट IUPAC डायरेक्ट आपको NCERT से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक साइक्लोब्यूटिल ब्रोमाइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम से
ड्राई ईथर के साथ कराया, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास यहाँ आ गया MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलती है एल्केन, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन के आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बिल्कुल कि आपको इथेनॉल गिवन है और H+413 केल्विन पे आपको ईथर बनाना है। तो ईथर के साथ ये मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का मैकेनिज्म हमारे साथ है, 3 स्टेप मैकेनिज्म है। अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट तो CH3CHOH, अगर हम इसकी H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है तो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। ये प्रोटोन जाके इस पे अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन बना, अब इस कार्बोकैटायन से हमारे पास क्या आएगा, वापस से CH3CH2OH का अटैक होगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OCH2CH3। तो ये हमारा ईथर बन जाएगा। Why orthonitrophenol is steam volatile whereas पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल डियर स्टूडेंट, उसमें आपको पता है कि क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा। जबकि पैरा आइसोमर में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसके कारण वो हायर मेल्टिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। तो इसका रीजन आपको सिर्फ यही लिखना है, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल whereas in पैरानाइट्रोफिनॉल intermolecular hydrogen bonding is present. What happens when anisole is treated with CH3Cl in anhydrous AlCl3? तो डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन है आपकी एनिसोल का फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जहां पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे जाकर हमारा CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये आपका एनिसोल है, ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और आप इसकी CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्किल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन और पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज विद Na2Cr2O7 एंड H+। अगर फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कर रहे हैं Na2Cr2O7 के साथ, तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट, हमारे पास बेंजोक्विनोन बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं। थर्ड आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन। तो अगर आप कॉपर के साथ उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या होगा, हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉपर के साथ 573 केल्विन पे जाकर डिहाइड्रेशन में चला जाएगा और इट विल फॉर्म एल्कीन। It will lose hydrogen
and it will form alkene. So this is the answer. आपको सबकी केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी, इसलिए यहाँ पर मैंने शो करी केमिकल इक्वेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स. विच ज्योमेट्रिकल ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई. तो कोबाल्ट का एथिलीन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स है हमारा, दैट इज डाइक्लोरिडो बिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है. इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, तो जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, ट्रांस और सिस. जहां पे आप दोनों Cl को ट्रांस पोजीशन पे लगा दीजिए, तो ये आपका ट्रांस आइसोमर बन गया, साथ में +2 इसका चार्ज हो जाएगा. और अगर हम दोनों Cl को सिस पोजीशन पे लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा सिस आइसोमर. इन दोनों आइसोमर्स में हमारा ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आ जाएगा और इसकी इमेजेस क्या आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगी. राइट द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 3-. COF6 3- का आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आपको डियर स्टूडेंट पता चल रहा है कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट मीन्स कोबाल्ट का जो D7S2 कॉन्फ़िगरेशन था अब चेंज हो गया है D6 में. D6 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया. और फ्लोराइड जो है हमारा एक वीक लिगेंड है, तो वो तो इसकी पेयरिंग कर नहीं पाएगा. तो यहाँ हमारे पास कौन सा आएगा जब कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे, ये आपका D ऑर्बिटल हो गया 3D, ये 4s और ये 4p. तो कोबाल्ट के हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन बना लिया. अब हमें क्या बनाना है, sp3d कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि जो फ्लोराइड है वो हमारा वीक लिगेंड है, वो इनकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा. तो 6 लिगेंड के लिए हमारे पास रूम कहाँ से बनेगा, sp3d से हमारे पास हाइब्रिडेशन होगा. तो आप यहाँ पे लिखेंगे sp3d2 आपका हाइब्रिडेशन हो गया. और मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका, sp3d2 या D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए. देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यूमेरिकल है हमारे पास. काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एंड एट 300 केल्विन और 10 मिनट्स एट 320 केल्विन. तो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन. हमें इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है. आरएनएस इक्वेशन से ये फॉर्मूला लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है. तो log K2 ओवर log K1 इक्वल टू EA ओवर 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T2 T1. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. अब हमारे पास क्या डेटा है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, आपको T2 दिया हुआ है 320 केल्विन, पर आपको R की वैल्यू भी गिवन है, T2 T1 की वैल्यू गिवन है. ये आपको कैलकुलेट करनी है. बात आती है K2 K1 की. तो K2 K1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, देखिए यहाँ से हमें मिलता है हिंट, 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स. तो T हाफ की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 0.693 ओवर K. ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का भी हिंट है. तो यहाँ से आपको K1 की वैल्यू मिल जाएगी. इसी तरीके से आपको दूसरा T हाफ भी दिया हुआ है एट 320 केल्विन में, वो 10 मिनट में 50% कंप्लीट होती है. इट मीन्स नेक्स्ट T हाफ इज 10 मिनट्स. तो 0.693 ओवर K2. तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, K2 की वैल्यू इस तरीके से. तो T हाफ आपका ये 10 है और ये आपका T हाफ 30 है. जब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा. तो K2 ओवर K1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, T हाफ से log 3 यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि 30/10 रह जाएगा. 3 log की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी. T2 T1 की वैल्यू भी आपको गिवन है 2.303 R. आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास
एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH फ्लोरोएसिटिक एसिड आपको गिवन है, वो दैट इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे W गिवन है सॉल्यूट का, आपको मोलर मास गिवन है सॉल्यूट का, डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, KF की वैल्यू भी आपको गिवन है, सॉल्वेंट का वेट आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। अल्फा आपको निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है डेल्टा TF इक्वल टू IKF M। M हमारी क्या है, मोलैलिटी। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास W ओवर M इंटू 1000 ओवर WA। W आपको गिवन है दैट इज 19.5, यहाँ आपने वैल्यू रख दी 9.5, यहाँ पे आपने रख दिया 78, यहाँ पे आपको WA गिवन है 500। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलैलिटी आ जाएगी लगभग 0.5। जब इस मोलैलिटी को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आपको KF की वैल्यू गिवन है, मोलैलिटी आपने कैलकुलेट कर दी, डेल्टा TF आपको पता है, I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। I की वैल्यू आपकी 1.753 जो भी आती है, जो भी आप कैलकुलेट करते हैं 5.73, ये वैल्यू आपकी लगभग I की आ जाएगी। अब अगर हमारे पास I की वैल्यू है तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए CF H2CF COOH, ये हमारा अगर डिसोसिएट होगा, ये एक हमारा आयनिक कंपाउंड है, अगर ये हमारा डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा, दैट इज F माइनस प्लस, इस तरीके से वो डिसोसिएट होगा। तो इनिशियल जो हमारा आयनिक कंपाउंड है उसके हमारे पास हमने देखे अभी 0.5 मोल आए थे, और इनिशियली इनके मोल कितने हैं, 0। आफ्टर द डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे मोल, 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फा, इनके क्या हो जाएंगे 0.5 अल्फा और इनके 0.5 अल्फा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स अगर आप निकालेंगे तो वहां से हमारे पास आ जाएंगे, टोटल मोल आप निकाल लीजिए 0.5, 1 माइनस अल्फा प्लस 0.5 अल्फा प्लस 0.5 अल्फा। सॉल्व करिए, 0.5 माइनस 0.5 अल्फा, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया तो वो आ गया 0.5, 1 प्लस अल्फा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपने कैलकुलेट कर ली टोटल नंबर ऑफ मोल्स की। I की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन के मोल्स आपके पास आ गए, बिफोर डिसोसिएशन ओवर द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आपने इन दोनों की वैल्यूज रख दी तो आपके पास क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे I की वैल्यू आपको पता है दैट इज, हमने अभी निकाली थी 1.753, ये आपके पास I की वैल्यू है, ये आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा इंटू 0.5 ओवर 0.5 रखेंगे, 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी I माइनस, एक मिनट, तो आपकी अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ओके, 1 प्लस अल्फा इक्वल टू I, तो अल्फा विल बी I माइनस 1, तो 1.7573 माइनस 1 दैट इज 0.7573 विल बी योर अल्फा। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी से आप I कैलकुलेट करेंगे, I से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर निकालेंगे। ये सेक्शन एबनॉर्मल मासेस वाले पोर्शन से लिया गया है।
नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन डी, जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन का सेक्शन है। केस बेस्ड में आपका पहला सेक्शन जो है वो आया है फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे आपके उसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। जब भी अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन ड्राई HCl में, तो हमेशा हमारे का क्या बनता है, एसीटल बनता है, दैट इज द साइक्लिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। डियर स्टूडेंट, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक बिहेवियर का कंपैरिजन भी हम पढ़ते आ रहे हैं। फिनॉल जब भी देगा H+ तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है हमारा, ये फिनॉक्साइड आयन है। और अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो कैसे देगा, RCOO-। तो RCOO- और फिनॉक्साइड आयन की अगर आप कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे आपको याद आएगा, तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोक्सिलेट आयन में हमेशा ऑक्सीजन पे ही लोकेट रहता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में वो क्या होता है, कार्बन पे भी डिसलोकेट होता है। तो सिंपल अगर आपको शॉर्ट में इसका आंसर देना हो तो आप सिंपल ये लिखेंगे, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन, द रिजल्टिंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन, एज द नेगेटिव चार्ज इज लोकेटिंग ओनली ऑन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, whereas in phenoxide it is dislocating on carbon also। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3 MgBr। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रेस्पेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी देनी है। इट मीन्स इनडायरेक्टली आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ऑर्डर पूछा गया है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर हमें पता है डियर स्टूडेंट, जितना आपके पास एल्किल ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। तो इन तीनों में आपका देखिए जो एसिटाल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट भी कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी के दो ही फैक्टर होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट। अगर एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर जो होंगे वो उस ऑर्डर को, उस रिएक्टिविटी को कम करेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे कम आ रहा है। कीटोन में, एसीटोन में हमारे पास दो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं जो CH3 हैं, ये दोनों क्या कर देंगे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे, साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस को भी बढ़ा रहे हैं। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप भी जाकर स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा एसिटाल्डिहाइड, देन हमारा एसीटोन, एंड देन हमारा ये कीटोन, टर्शियरी सब्स्टिट्यूटेड कीटोन जो है हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल आपको पता है डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO एक एल्डिहाइड है, और हमें प्रोपेनोन लेना है तो एसीटोन। तो कोई भी वो टेस्ट जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी आप इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आप ले सकते हैं अगेन द आयोडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि प्रोपेनोन में आपके पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी द आंसर। एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट के बाद बना लेगा आयोडोफॉर्म, प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे आपके पास एक साइक्लिक एल्डिहाइड है और उसकी टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं डियर स्टूडेंट। जब भी एल्डिहाइड की टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में। द सेकेंड बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड से है, तो अगेन हमारा H2 जो है सेमी कार्बेजाइड का वो हमारा चला जाएगा, तो ये H आपका रिप्लेस होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। ये बेंजीन है, ये CH डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन हमारा निकलेगा तो N NH CO NH2,
तो हमारा कार्बेजोन बन जाएगा बेंजल्डिहाइड का, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, जहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया है। सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अगर तो पार्ट ए में क्वेश्चन है, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, व्हाट डज इट इंडिकेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि जब भी पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, ऑक्सिम नहीं बना रहा, उसका रीजन यही है कि उसमें फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट होता तो ऑक्सिम जरूर बनता। तो इट इज शोइंग द absence ऑफ फ्री CHO ग्रुप। Why cannot विटामिन C is stored in our body? विटामिन C एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो भी होते हैं वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो कभी बॉडी में स्टोर नहीं होते। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। पेप्टाइड लिंकेज, दो अमीनो एसिड्स जो भी होते हैं, दो अमीनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं थ्रू अ लिंकेज दैट इज टर्म्ड एज पेप्टाइड लिंकेज, दैट लिंकेज इज CONH ग्रुप। तो द लिंकेज बाय विच टू अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर इज टर्म्ड एज पेप्टाइड लिंकेज, और CONH लिंकेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। डीनेचुरेशन की बात करें इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन्स, तो डीनेचुरेशन आता है, डी मीन्स रिमूवल, नेचर मीन्स उसकी नेचर का। तो जब भी आप नेचुरल प्रोटीन को किसी फिजिकल चेंज और एसिडिक चेंज, pH चेंज रखिए या टेम्परेचर चेंज से ट्रीट करते हैं तो उसकी ओरिजिनल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी ग्लोबुलर फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। कर्लिंग ऑफ मिल्क और एग का कोगुलेशन इसका एग्जाम्पल है। डिफाइन द फॉलोइंग, इसके और में आपके पास क्वेश्चन है कि डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। पार्ट सी के ही चॉइस में है ये क्वेश्चन। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है एनोमर्स एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एनोमर्स आपको पता है कि ग्लूकोज की जो हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज की हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में जो हमारा C1 कार्बन है वो कैसा होता है, एनोमर कार्बन होता है। क्यों होता है एनोमेरिक कार्बन? क्योंकि उस पे OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म which are having different configuration of OH at C1 carbon are termed as anomers. Glycosidic linkage, two monosaccharide linkage, two monosaccharide units are joined by the glycosidic linkage. तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम डाइसैकेराइड्स बन रहे हैं और पॉलीसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं तो जो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द लिंकेज बाय विच द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर joined together। मूव करते हैं सेक्शन ई की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 33 का फर्स्ट पार्ट, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोएनिलीन दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है कि एनिलीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बट क्यों देता है मेटा? क्योंकि जब भी हम नाइट्रेशन करा रहे हैं तो हम नाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं HNO3 एंड H2SO4, और ये एक बहुत ही स्ट्रांगली मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन है वो क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसी के कारण हमें जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रो प्रोडक्ट, मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनिलीनियम आयन क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन, डाइमिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन द ट्राइमिथाइल अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अमीन्स की बेसिस बिहेवियर के रीजन हमारे पास सिर्फ प्लस आई इफेक्ट नहीं रह जाता है, सॉल्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर मैं डाइमिथाइल अमीन की बात करूं तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है, ग्रेटर सॉल्वेशन इन वाटर, सो ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस इन कंपैरिजन टू ट्राइमिथाइल अमीन भी कम है। तो दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइल अमीन।
अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमीन्स। तो अमोनोलाइसिस अगर हम कराते हैं तो प्राइमरी अमीन्स कि हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, या एल्किल हैलाइड से हम पहले क्या बना रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड के साथ में हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी आयन जब बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, रिएक्शन में हमारे पास प्राइमरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी सबका मिक्सचर बनता है। तो सीधा सा अगर आपको वन लाइन में आंसर लिखना है तो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड गिव्स द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी salt. That's why it is not preferred, because we have to proceed for the separation. Then this is the not the preferred method. Move करते हैं second part of the question, that is write the reaction involved in the following. कार्बिलामीन टेस्ट लिखना है आपको. It is also from the amine part. कार्बिलामीन टेस्ट है the reaction of aniline और प्राइमरी अमीन आप ले सकते हैं, एरोमेटिक और प्राइमरी अमीन दोनों ही देते हैं. क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, दैट आर टर्म्ड एज कार्बिल अमाइन टेस्ट. इट इज द टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमीन डिटेक्शन. ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी एक मेथड है जिससे हम सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को ही बना सकते हैं, और वो भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स. तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम शुरुआत करते हैं थैलेमाइड से. ये हमारा थैलेमाइड है और हम इसकी रिएक्शन जब बेस से कराएंगे तो क्या होगा, इस थैलेमाइड का ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बन जाएगा. और इस पोटेशियम सॉल्ट की जब हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा एन एल्किल थैलेमाइड, और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड. तो ये आपके पास ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन आ गई. नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट बी पे. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग. तो डियर स्टूडेंट पहला पार्ट लेते हैं. डायजोनियम सॉल्ट है, CuCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट CuCN के साथ बनाएगा, साइनो के साथ, साइनो ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा इसका, और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो B हमारा बन जाएगा, साइनो ग्रुप हाइड्रोलिसिस पे कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो हमारा बन गया बेंजोइक एसिड. और फिर इसकी NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट कर रहे हैं हम, NH3 के साथ हीट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा अमाइड ऑफ दैट ग्रुप. तो बेंजामाइड हमारे पास बन जाएगा. सेकंड की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन है, रिडक्शन करा रहे हैं FeHCl के साथ तो क्या बन जाएगा, एनिलीन, दैट विल बी आवर कंपाउंड नंबर A. NaNO2HCl के साथ कराएंगे तो बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, और उसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा बेंजीन. तो ये हमारे A, B एंड C, जहाँ पे A एनिलीन, B डायजोनियम क्लोराइड एंड C विल बी द बेंजीन. वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. तो हमें पता है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लेते हैं लुईस एसिड AlCl3 और एनिलीन हमारी है बेसिक. तो एनिलीन इन acidic medium or in presence of AlCl3 forms the salt. That's why it is not undergoing the Friedel-Crafts reaction. Arrange the following in increasing order of their boiling point. तो boiling point में देखिए डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल और इथाइल अमीन और ट्राई इथाइल अमीन. हमारे पास 3 दिए हुए हैं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद हम प्राइमरी और टर्शरी की बात करेंगे तो प्राइमरी अमीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ऑर्डर होगा अल्कोहल, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी अमीन्स, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा एक्सटेंट में है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन उसके बाद प्राइमरी इथाइल अमीन और देन उसके बाद ट्राई इथाइल अमीन.
नेक्स्ट मूव करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन मिथेनोइक एसिड इज गिवन, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। हमें लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, हमें कप्पा की वैल्यू गिवन है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करनी है, लैम्डा नॉट एम फॉर मिथेनोइक एसिड इज ऑल्सो गिवन। तो अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा एम ओवर लैम्डा नॉट एम। तो हमें लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ये रही मोलर कंसंट्रेशन जो आप यहाँ पे रख देंगे। कप्पा की वैल्यू भी आपको गिवन है, यहाँ पे आपके ये पास वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशन और ये आपकी है कप्पा की वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपने पुट कर दी यहाँ पर। तो 8 इंटू 10⁻⁵ ओवर 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कप्पा की लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा एम की ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अल्फा वैल्यू इसको लैम्डा एम ओवर लैम्डा नॉट एम। तो यहाँ पे रखते ही हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ये लगभग हमारी आएगी 40। तो 40 ओवर 404। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी। लॉग के सी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 298 केल्विन आपको सेल दिया हुआ है, निकल सिल्वर का सेल दिया हुआ है और आपको ई नॉट वैल्यूज फॉर द इलेक्ट्रोड्स गिवन है। आपको डियर स्टूडेंट्स पता है डेल्टा जी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल इक्वल टू NF ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग के। तो आपको लॉग के की वैल्यू करनी है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे हमारा एजी जो है वो कैथोड का काम करेगा, आप एसआरपी वैल्यूज देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारी निकल जो है वो हमारा एनोड का काम करेगा। तो अगर हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो 0.80 माइनस 0.25। तो आपकी जो ई सेल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.05 वोल्ट। यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी हमारी 2। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 2। एफ की वैल्यू आपको दी हुई है 96500। ई सेल की वैल्यू आपने निकाल दी, इन सब की वैल्यू आप रखेंगे तो आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा जी नॉट की ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये वैल्यू आपने रख दी। आर की वैल्यू आपको गिवन है, टी की वैल्यू भी आपको गिवन है, लॉग के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए पहले ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। ई सेल की वैल्यू रखी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NFE ई नॉट में, और फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप रखेंगे इन द फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग के। तो आपके पास लॉग के की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। रीजन आपको पूछा है E0 वैल्यू ऑफ Mn+3 to Mn+2 कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर क्रोमियम+3 एंड क्रोमियम+2। डियर स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे ये चेंज हो रहा है Mn+2 में, Mn+3 D6 से आपका D4 से D5 में जा रहा है। तो D5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट विल प्रेफर दैट, और इसी के कारण उसकी E0 वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है देन द क्रोमियम+3 से +2 में जाने में। ठीक है, सेकेंड आ गया स्कैंडियम+3 कलरलेस वेयर एज टाइटेनियम+3। तो स्कैंडियम+3 आपका D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कारण ये कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो absence of unpaired electron no DD transition is possible, whereas in titanium+3 because of DD transition of D1 electron। थर्ड है एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +7 तक भी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी 6, 7s और 5f
5f 6d और 7s जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी क्या बहुत कम होती है, तो सारे ही ऑर्बिटल हमारे यूज हो जाते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। तो +7 तक के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम KMnO2। तो ये रिएक्शन है आपके पास पायरोलुसाइड ओर से KMnO4 की प्रिपरेशन हमने पहले ही पढ़ी है, डायरेक्ट प्रिपरेशन आपको दी हुई है, जहां पे आप MnO2 की रिएक्शन कराते हैं QH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको मैंगनेट आयन मिलता है K2MnO4 और फिर फर्दर आप उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको मिलेगा KMnO4 प्लस MnO2। ओके, तो ये आपके पास प्रिपरेशन है, ये रिएक्शंस आपको डायरेक्ट यूज करनी है, यहाँ पे राइट डाउन करनी है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अगेन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स एलॉयज, ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय क्यों बनाती हैं? तो ट्रांजिशन मेटल एलॉयज बनाती हैं उन मेटल्स के साथ में जिनके एटॉमिक रेडियस उसके कंपेरेबल होते हैं, लेस देन 15% का उनमें चेंज होता है और डिफरेंस होता है। तो वो ट्रांजिशन मेटल्स उन मेटल्स के साथ में जिनके साथ क्रिस्टल सिमिलैरिटी होती है, जिनके एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस नहीं होता, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं, उनके साथ ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय बना देती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज एंड रेडियाई। सीरियम +4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरियम +4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ये कैसा आ जाएगा, बिल्कुल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसके पास आ जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गॉट दैट। तो सीरियम +4 क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलैरिटी, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन इन साइज दिखाते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दोनों ही बेसिक बिहेवियर या हाइड्रोक्साइड बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। इस तरीके की कोई भी सिमिलैरिटी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही एक्टिनॉइड्स के साथ में उनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस में आप उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का डिफरेंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस ले सकते हैं कि इनमें 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होती है, उसमें 5f में होती है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस यहाँ पर शो कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है डाइक्रोमेट आयन की बेसिक मीडियम में क्या चेंज होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्वेश्चन पेपर। पीछे के क्वेश्चंस में मैंने रीजनिंग आपको सिर्फ बोली है क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और पूरा आंसर यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। हिंट मैंने आपको दिया है, बहुत ही सिंपल आंसर है इनके लिखने के लिए। तो आई होप आपने अपने आंसर उसमें मैच कर लिए होंगे। तो आज का ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने बहुत अच्छे नंबर इसमें स्कोर किए होंगे इस एग्जाम में। इस होप के साथ आई एम साइनिंग आउट। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन। थैंक यू।